दोस्तों कैसे हो आप सब। रिजर्वेशन ये मुद्दा इंडिया में कोई नया नहीं है। ये आज से 1000-2000 साल पहले ये हमारा जो ये रिजर्वेशन का मुद्दा था इसका जन्म हुआ था। और इस मुद्दे से आज भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड कैंडिडेट्स होते हैं और नॉन रिजर्व्ड कैंडिडेट्स होते हैं। अक्सर इन दोनों गुटों में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं क्योंकि क्लेम किया जाता है कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है वो मेरिट को डिस्ट्रॉय कर रही है, मेरिट को किल कर रही है। आज पूरा जानेंगे कि ये रिजर्वेशन इंडिया में आया कैसे, इस रिजर्वेशन से क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हो रहे हैं भारत को, और इस रिजर्वेशन का जो कंक्लूजन है, जो वे फॉरवर्ड है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम इस वीडियो को 3 फेसेस में डिवाइड करेंगे। फेज़ 1 में हम देखेंगे कि ये रिजर्वेशन, ये कास्ट सिस्टम भारत में आया कैसे। फेज़ 2 में देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इस रिजर्वेशन को बिल्ड करने के लिए क्या क्या लेजिस्लेशंस लाई, और थर्ड फेज में देखेंगे कि इस रिजर्वेशन से क्या फ़ायदे और नुकसान हो रहे हैं इंडिया को। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए रिजर्वेशन आया कास्ट से, और कास्ट आई हमारे वेद से। अगर अर्ली वैदिक एज की बात करें तो जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, तब उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 4 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास और फिर शूद्रास। ब्राह्मण्स थे वो टॉप क्लास मानी जाती थी तब, और क्षत्रियस जो कि वॉरियर क्लैन थी, और जो मोस्टली जो किंग्स होते थे वो क्षत्रिय होते थे। वैश्यास होते थे जो कि बिजनेसमैन होते थे, और शूद्रास होते थे जो कि इन ऊपर वाले 3 जो ग्रुप्स हैं इनको सर्व करते थे, मतलब एक उनके सर्वेंट टाइप होते थे। और यहीं से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, यहीं से कास्ट बनना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं था कि अर्ली वैदिक एज में ये 4 क्लासिफिकेशंस के आने से ही कास्ट सिस्टम बनी। कास्ट सिस्टम बहुत बाद में बनी। अर्ली वैदिक एज में लोगों की जॉब के अकॉर्डिंग उनको वर्णास में डाला जाता था। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा वॉरियर है तो उसको क्षत्रिय वर्णा में डाल दिया जाता था। कोई बहुत इंटेलिजेंट है उसको ब्राह्मण में डाल दिया जाता था, वर्णा में डाल दिया जाता था। और कोई जो बिजनेसमैन है उसको वैश्यस में डाल दिया जाता था, और जो कुछ भी नहीं करता था, मतलब जो बिल्कुल थोड़ा मतलब डल टाइप का था, उसको शूद्रास में डाल दिया जाता था। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन हुई। लेकिन आगे जैसे हमारी जो एवोल्यूशन हुआ हमारा, वैसे वैसे ऑक्यूपेशन को रिमूव किया किसने, बर्थ ने। अब जो ये क्लासिफिकेशन होती थी वो बर्थ की होती थी कि कौन किसके घर में जन्म ले रहा है। जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेगा वो क्षत्रिय बनेगा, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वो ब्राह्मण बनेगा, जो शूद्रा के घर में जन्म लेगा वो शूद्रा बनेगा। तो स्टार्टिंग में तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन थी, बट लेटर ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बन गई, और वहीं से स्टार्ट हुआ ये कास्ट सिस्टम, और वहीं से स्टार्ट हुआ ऑपरेशन शूद्रास का, मतलब जो लोअर कास्ट थी। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 आता है हमारा 20वीं सेंचुरी, जब B.R. अम्बेडकर डिप्रेस क्लासेस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय जो इंडियंस थे वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे इंडिया पे। ब्रिटिशर्स इंडियंस को एक इन्फीरियर रेस समझते थे, और वहीं जो इंडियंस थे, जो अपर क्लास इंडियंस थे, वो लोअर क्लास इंडियन को इन्फीरियर रेस समझते थे। तो ये डाइवर्जन थी, ये क्लासिफिकेशंस थी हमारी तब। और B.R. अम्बेडकर जी ने इसी क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और उन्होंने कहा कि जो डिप्रेस क्लासेस है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते थे तब, तो उसमें जो मेजॉरिटी होती थी वो, अगर इंडियंस की बात करें तो वो अपर कास्ट होती थी। लोअर कास्ट का नामो निशान भी नहीं होता था, क्योंकि लोअर कास्ट तब थोड़े फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, और अगर कहीं वो मेहनत करके उस पोस्ट तक पहुंच भी जाते थे तो वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इसलिए B.R. अम्बेडकर जो खुद एक डिप्रेस क्लासेस से बिलोंग करते थे, उन्होंने इतनी एजुकेशन ली ताकि वो उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सके जहाँ से वो एक रेवोल्यूशन, एक चेंज ला सके और इम्प्रूव कर सके इन डिप्रेस क्लासेस की कंडीशन को। उन्होंने किया भी ऐसा। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर थे। तो B.R. अम्बेडकर ने वहाँ पे रिजर्वेशन डाली दलित्स के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। इसी के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 आया, जो कहता है कि हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। तो आर्टिकल 15 आया कि जिसने जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको एक बूस्ट दिया, एक पावर दिया कि आप भी जो अपर क्लास लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बना सकते हैं। फिर आई 1950 में जो अनटचेबिलिटी थी उसको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया और इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 17, जिसने कहा गया कि किसी भी टाइप की अनटचेबिलिटी को
अगर परफॉर्म किया जाता है इंडिया में तो वो एक क्राइम होगा, एक ऑफेंस होगा। 1950 के बाद जो डिप्रेस क्लासेस थी, जो दलित से, उनकी जो पोजीशंस थी वो इम्प्रूव होने लगी। वो भी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको हाई पोस्ट में दिखने लग गए और फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होने लग गए। रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये रिजर्वेशन सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे हुई थी, सिर्फ 10 साल के लिए हुई थी, क्योंकि तब जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उनका मानना था कि अगर हम 10 साल की एक विंडो दे दें इन डिप्रेस क्लासेस को, एक रिजर्वेशन दे दें डिप्रेस क्लासेस को, तो ये 10 साल में अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन वो 10 साल की जो टेम्परेरी विंडो थी वो आज तक एक्सटेंड होते जा रही है। ये प्रोविज़न, रिजर्वेशन का प्रोविज़न भारत में एक टेम्परेरी बेसिस पे आया था, जो कि आज कहीं ना कहीं परमानेंट बेसिस बन चुका है। फिर 90s में आता है मंडल कमीशन, जिसमें ओबीसी और अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की डिमांड की जाती है। तो जब ये डिमांड होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट 27% रिजर्वेशन देती है ओबीसी और अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो टोटल जो रिजर्वेशन भारत में हो जाती है वो पहुंच जाती है 50%, मतलब 50% रिजर्व्ड और 50% ओपन। क्योंकि 90s तक जो डिप्रेस्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी पोजीशन काफ़ी इंप्रूव हो गई थी और काफ़ी लोग उसमें क्रीमी लेयर में भी आ गए थे। क्रीमी लेयर का कहने का मतलब कि यहाँ पे एक इंसान इतना कैपेबल हो जाता है कि उसको रिजर्वेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे उसकी पोजीशन इतनी हो जाती है सोसाइटी में, यहाँ पे उसको एक डिस्क्रिमिनेशन की निगाहों से नहीं देखा जाता है। तो काफ़ी जो डिप्रेस क्लासेस थी के लोग थे वो उस क्रीमी लेयर में पहुंच चुके थे। और वहीं पे जब ये मंडल कमीशन का इंसिडेंट हुआ तो जो रिजर्वेशंस थी, जो पहले थोड़ी थी, तकरीबन 25-26% थी, वो तो सीधे चले गई 50%। अब ये बात जो जनरल कैटेगरी है उनको पसंद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आगे ही उनको 30-70% पे वो उनको मिल रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो डायरेक्टली 70 से सीधे 50% पे पहुंच गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक जनरल कैटेगरी से भी आवाज़ उठने लगी कि ये मेरिट को किल किया जा रहा है। कि अगर तो आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपके पास दो चीज़ें हैं जो आपको प्लस पॉइंट देती हैं उन एग्ज़ाम्स में। पहले कि आप अपनी कैटेगरी में कम्पीट कर सकते हैं, दूसरा आप जनरल कैटेगरी में भी कम्पीट कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है जो रिजर्व क्लासेस हैं उनके लिए। लेकिन अगर एक जनरल क्लास है तो वो सिर्फ जनरल क्लास में ही कम्पीट कर सकती है, वो ओबीसी, एससी, एसटी में कम्पीट नहीं कर सकती। तो ये एक ड्रॉबैक है जनरल कैटेगरी के। अब यहाँ एक डिमांड उठती है कि इसमें जो प्रेजेंट जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या गलती है कि अगर उनके वो एक जनरल कैटेगरी में या अपर कास्ट में पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो कहते हैं कि उन्होंने इतने साल सहा, इतने साल उन्होंने डिप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन सही है, तो उनका हक बनता है रिजर्वेशन। ये फाइट चलती रहती है हमेशा, आए दिन दिखते रहते हैं। और कहा भी जाता है कि मेरिट पे इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी इंडिया की इस रिजर्वेशन पॉलिसी को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि आप मेरिट पे नहीं, आप रिजर्व कैटेगरी पे लोगों को जज करते हो, आप टैलेंट नहीं देखते, आप उनका बर्थ देखते हो कि उनका बर्थ किस फैमिली में हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ बर्थ आप उनका टैलेंट देखिए। काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिजर्वेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया इंडिया की। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि इस रिजर्वेशन सिस्टम को हटाना क्या आसान है? हालांकि अभी पिछले 2-3 सालों में एक EWS एक नई रिजर्वेशन आ गई जिसमें 10% कोटा मिलता है। लेकिन बात ये आती है कि दिन ब दिन अगर ये रिजर्वेशन कोटा बढ़ते रहेंगे तो जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं या अनरिजर्व लोग हैं वो क्या करेंगे? एक सोचने की बात है कि अगर मेरिट को हाई रखना है तो रिजर्वेशन को तो रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट एक ही झटके में रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि एक्चुअली में जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन सही है। तो गवर्नमेंट को एक मिडल पाथ निकालना पड़ेगा जिससे कि मेरिट को भी कोई फ़र्क ना पड़े और ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस है इनको भी कोई हानि ना पहुंचे। तो ये गवर्नमेंट और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स है गवर्नमेंट में, उनको एक मिडल पाथ निकालना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये पाथ नहीं मिलता है तो ये मेरिट की लड़ाई तो चलती ही रहेगी और अक्सर इल्ज़ाम लगते रहेंगे कि मेरिट का असैसिनेशन हो रहा है इस रिजर्वेशन सिस्टम में। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।